So let's start with preparation of alkyl halides. अब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आपको मेनली तीन केमिकल्स के साथ इसको प्रिपेयर करना है। पहला केमिकल है हैलोजन एसिड। फर्स्ट इज हैलोजन एसिड, सेकेंड इज फॉस्फोरस। पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड दोनों है। सब फॉस्फोरस हैलाइड में हाँ दोनों ही होंगे फिर। PCl3 एंड PCl5। और तीसरा केमिकल हम लोग यूज करेंगे थायनाइल क्लोराइड, एसोसिएट। वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड में कितने हैं? मेनली हम तीन कंसीडर करेंगे, ऐसे तो पांच ही। HF और H एफ्टेटिन भी तो होगा, पर वो हम कंसीडर नहीं करते। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे कितने देखने वाले? तीन, HCl, HBr और HI। अब ये तीनों के साथ यूज होने वाले रिएजेंट्स अलग अलग होंगे, इसलिए आपको तीनों रिएक्शन देखने पड़ेंगे। अब जब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आप करोगे तो ये तीनों केमिकल्स को आपको किसके साथ ट्रीट करना है? ये तीनों को आप ट्रीट करोगे अल्कोहल्स के साथ। मतलब अल्कोहल आप कॉमनली लोगे ही लोगे फ्रॉम अल्कोहल्स। अब एक बार अल्कोहल के साथ आप क्या लोगे? हाइड्रोजन हैलाइड, फिर एक बार PCl3 PCl5 और फिर एक बार थायोनाइल क्लोराइड। और इस तरह से हम लोग ये रिएक्शन करते जाएंगे। तो हैलोजन के साथ सबसे पहले मैंने क्या कंसीडर किया है? हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड में भी कितने हैलोजन एसिड पॉसिबल है? तीन। अब उसमें से भी वन बाय वन लेना शुरू करते हैं। एक HCl लेते हैं। अब अगर आप एक अल्कोहल लेंगे और उसको ट्रीट करोगे आप HA, देखो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा रिएक्शन है। जो हमारी टेक्स्ट बुक में अभी इसको बहुत समराइज करके बहुत छोटे में लिख दिया गया है, पर एक्चुअल में ये काफी बड़ा रिएक्शन। अगर आप HCl का रिएक्शन देखते हो तो मैं पूरा रिएक्शन लिख रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि NET JEE में भी आप लोगों को उसका काम है। जैसे जब आप यहाँ पे HX पे HCl लोगे तो इसके तीन और केसेस बनते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं एंड में जब ये रिएक्शंस कंप्लीट कर लूंगा तो इसका ट्री डायग्राम बना दूंगा, तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मैं कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी के अंदर और सब कैटेगरी बनाते ही जा रहा हूँ। जैसे अल्कोहल लिया तो अल्कोहल के साथ पहले मैंने HX लिया, पर HX में भी मैंने HCl लिया। अब HCl में भी अंदर कैटेगरी है तीन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो ये कैटेगरी के अंदर कैटेगरी आपको परेशान करेगी। जो पहला पढ़ा रहा हूं मैं, दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। और अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि जब टेक्स्ट बुक में ये इतना डिटेल में नहीं है तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, एक्चुअल में ये है, बस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अभी टेक्स्ट बुक में शॉर्टकट में लिखा है, पर अल्कोहल चैप्टर में जब जाओगे, जो इसका ही अगला चैप्टर है, तो उसमें जो बाकी का डिटेल मैं दे रहा हूँ वो वहां यूज होगा। तो अब आधा यहाँ आधा वहां पढ़ाने से अच्छा है ना कि मैं एक ही साथ में पढ़ा दूँ। अब अल्कोहल में आपको वापस से हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो अब यहाँ पे मैंने लिया प्राइमरी अल्कोहल। इस अल्कोहल को मैं प्राइमरी अल्कोहल क्यों बुला रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन पे है। बराबर। रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन में आपको तकलीफ नहीं होगी, बस खाली कैटेगरी याद करना काफी डिफिकल्ट है। आपको बस ये दोनों न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे। क्यों बोला मैंने इनको न्यूक्लियोफाइल? इसको भी मैंने न्यूक्लियोफाइल बोला है, इसको भी मैंने न्यूक्लियोफाइल बोला है। क्यों? क्योंकि दोनों पे निगेटिव चार्ज होता है। आपने देखा होगा कि OH माइनस होता है, Cl भी माइनस होता है, और हर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो OH भी क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। Cl भी क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, ये चैप्टर में आगे जाके आपको समझेगा कि अचानक से मैंने न्यूक्लियोफाइल की बात क्यों की। थोड़ी देर में हमारा डिस्कशन न्यूक्लियोफाइल पर शिफ्ट होने वाला है, तो अभी से आपको आदत लगा रहा हूँ। ठीक। ये OH भी एक न्यूक्लियोफाइल है, Cl भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह ले रहे हैं। अब रिएक्शन बहुत सिंपल है। रिएक्शन में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहानी हो गई खत्म। RCH2, यहाँ पे Cl आ गया और यहाँ पे H2O बन गया। बराबर। जो ये बना यही बनाने हम आए थे, अल्काइल हैलाइड ही बनाने आए थे, तो ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। तो आपको लगेगा कि सर इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल तीनों के लिए अलग अलग कंडीशंस यूज करनी पड़ती है। तीनों की कंडीशन सेम नहीं। बस वहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है कि आपको बहुत सारा स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा, यहाँ तो वेगली याद करके नहीं जा सकते। जैसे प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपने सिंपल में रिएक्शन कर लिया,
सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको थोड़ा सा रिएक्शन कंडीशन में चेंज करना पड़ेगा। पहले रिएक्शन पढ़ा देता हूँ, फिर वो सारे कंडीशंस बताता हूँ। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, चेक करो। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल, वाई? क्योंकि जो OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन पे है ना, आया ना, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन हुआ है नहीं, ये जिस पे OH ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हुई। यहाँ वाली अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल थी, तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो लेट्स सी कि सेकेंडरी अल्कोहल के टाइम पे क्या चेंज आ जाएगा, क्या रिएक्शन बदल जाएगा? तो आंसर है नहीं, आंसर वही का वही रहेगा। वही, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने वाला है, वही काम आप यहाँ पे भी करने वाले हो। अब इस बार क्या रिजल्ट आएगा फिर? RCH, आर जहाँ पे OH था वहां पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे H2। फिर से आपको मिल गया एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ऊपर वाला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, नीचे वाला सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। So this will become your primary alkyl halide and this will become your secondary alkyl halide. Now let's go for the third one. ये मैं टाइटल में प्राइमरी को सेकेंडरी करना भूल गया हूँ, I'm just doing it. सेकेंडरी था और ये टर्शियरी। अब टर्शियरी में ये OH ग्रुप होगा वो टर्शियरी पे होना चाहिए। कैसे बना होगा टर्शियरी? एक कार्बन तीन कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा कार्बन टर्शियरी कार्बन होता है। यस, फिर से रिएक्शन वैसे ही जैसे ऊपर किया था, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। फिर से आप वही करोगे, OH और Cl आपस में एक्सचेंज कर दोगे। तो जैसे ही आप एक्सचेंज करोगे, R R R और यहाँ पे Cl साथ में H2, तीनों बार रिएक्शन सेम हुआ कि नहीं? तो फिर सवाल है कि डिफरेंस क्या है। मैं इतना जो आपको डरा रहा हूँ कि तीनों को बहुत याद रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्या है वो जिसका आपको ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करोगे, दैट कैटलिस्ट इज नेम्ड एज एनहाइड्रस ZnCl2। और ये दोनों को आपस में मिलाकर HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों को मिलाकर लूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो अगर आज के बाद कोई भी पूछे व्हाट इज लूकास रिएजेंट, इट इज HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। और इसके साथ साथ आपको पहले रिएक्शन में हीट भी करना पड़ेगा, तो ये हीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पर जब आप सेकेंड रिएक्शन में जाओगे तो सेकेंड रिएक्शन में आपको सिर्फ एनहाइड्रस ZnCl2 की ही जरूरत पड़ेगी, आपको हीट नहीं करना पड़ेगा। और जब आप थर्ड रिएक्शन में जाओगे विच इज अ टर्शियरी अल्कोहल, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, अकेले HCl से ही काम चल जाएगा, ठीक। तो तीनों में क्या डिफरेंस है कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमको लूकास रिएजेंट लेना पड़ा, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी लूकास रिएजेंट लेना पड़ा, यहाँ पे भी तो लूकास रिएजेंट है ना। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के लिए लूकास रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, अकेले HCl से ही काम चल गया। तो डिफरेंस समझा तीनों में क्या है? अब यही डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, NET JEE में तो स्पेसिफिकली। ट्वेल्थ में ये आधी बात इन लोगों ने ये चैप्टर में दी है, बाकी की बात अल्कोहल चैप्टर में दी। अब आपको मैंने एक साथ में सब पढ़ा दिया, अब इसकी रीजनिंग पे जाते हैं, ऐसा क्यों क्या वगैरह वगैरह, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड की पॉइंट्स। की पॉइंट्स इसलिए होते हैं ताकि यही आपके NET JEE के एग्जाम्स में आएंगे। जैसे सबसे पहला की पॉइंट, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड secondary alcohol with Lucas reagent is called Groves process। इसको ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। एंड रिमेंबर, लूकास रिएजेंट के साथ से प्राइमरी और सेकेंडरी ने ही रिएक्ट किया था,
क्या था, टर्शरी ने एनहाइड्रस ZnCl2 लिया ही नहीं था, इसीलिए टर्शरी का रिएक्शन ब्रूक्स प्रोसेस नहीं बोला जाए। तो ब्रूक्स प्रोसेस सिर्फ किसका रिएक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी का। टर्शरी का रिएक्शन ब्रूक्स प्रोसेस है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें लुकास रिएजेंट यूज नहीं हुआ था। अगली बार, above reaction can be used as distinguished test for primary, secondary and tertiary alcohol। ये जो ऊपर का रिएक्शन है, इससे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। कैसे, मान लो मैंने आपको ये टेस्ट ट्यूब दे दिया, इसमें एक अल्कोहल है एंड आई आस्क्ड यू कि बताओ ये अल्कोहल कौन सी है, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी। एक तरीका तो ये कि आप पी के देख लो, अगर टुन्न हो गए तो प्राइमरी है, अगर नहीं टुन्न हुए तो बोल देना सेकेंडरी और टर्शरी है। पर ये तरीका सही नहीं है ना। अभी आप बच्चे हो, बड़े होकर ये तरीके से बताना। अभी अगर आपको बताना है कि मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में से कौन सी अल्कोहल दी है, तो इसका तरीका वही ऊपर वाला रिएक्शन। कैसे, अगर आप ऊपर वाले रिएक्शन में देखोगे तो जो प्राइमरी अल्कोहल है विथ लूकास रिएजेंट टर्बिडिटी देती है, टर्बिडिटी, बट दिस टर्बिडिटी यू विल गेट ओनली आफ्टर हीटिंग। जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो लूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी 5 ही मिनट में दे देती है। बस आपको 5 मिनट रुकना रहता है और टर्बिडिटी दिख जाएगी। जबकि जो टर्शरी अल्कोहल है वो HCl के साथ, याद रहे इसने ग्लूकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं किया था, तो पहले तो वो बात बार बार याद रखो। टर्शरी अल्कोहल तो HCl के साथ में टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस कर देती है। आपने देखा टर्बिडिटी का टाइम हर बार अलग अलग है, तो उस टाइम डिफरेंस की वजह से आप ये बहुत जल्दी बता सकते हो कि मैंने आपको प्राइमरी दिया है, सेकेंडरी दिया है, टर्शरी दिया है। बट इसमें भी एक ट्रिक याद रखना कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। टर्शरी से प्राइमरी की तरफ जाओगे तो आसानी से काम हो जाएगा, केमिकल भी कम खर्चा होगा और इजीली पता कर लोगे। अगर प्राइमरी से टर्शरी की तरफ आओगे तो सेम केमिकल 2-3 बार यूज करोगे और जो लैब असिस्टेंट रहेगा वो तुमको मारेगा। कैसे, देखो, मान लो आपको एक टेस्ट ट्यूब मिली, ये टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं जो दिखने में भगोने जैसी है, पर आप इसको टेस्ट ट्यूब मानो। ये टेस्ट ट्यूब है, अब मैंने इसमें आपको एक केमिकल नहीं दिया और मैंने आपसे पूछा बताओ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी। तो पहले आप प्राइमरी का रिएक्शन नहीं करोगे, पहले आप टर्शियरी का रिएक्शन करो। पहले आप इसमें सिर्फ क्या डालोगे, HCl, और आप देखोगे कि टर्बिडिटी आती है। यानी टर्बिडिटी का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। अगर पानी में आप एक ऐसी चीज डाल दो जो सोल्यूबल हो, तो पानी ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहेगा। पर अगर उसी पानी में आप कोई ऐसी चीज डाल दो जो पानी में सोल्यूबल नहीं, तो पानी टर्बिड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा। तो वो जो मटमैला पानी होता है ना, उसी को टर्बिड बोलते हैं। तो टर्बिड मतलब ऐसा पानी जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। समझा। तो पहले जैसे आप टर्शियरी अल्कोहल अगर मैंने दिया आपको, तो आपने HCl डाला, तो आप देखोगे तुरंत के तुरंत वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, टर्बिड। HCl डालते ही टर्बिड हो जाएगा। अगर HCl डालते ही टर्बिड हो गया तो इसका मतलब मैंने आपको कौन सी अल्कोहल दी थी, टर्शियरी, मिल गया आंसर। पर आपने HCl डाला और देखा कि सोल्यूशन टर्बिड नहीं हुआ, तो अब आप क्या करोगे, आप HCl तो डाल ही चुके हो ना, तो इसी के अंदर थोड़ा सा एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दो। अब HCl वापस से नहीं डालना पड़ेगा ना, क्योंकि HCl तो तुम पहले ही डाल चुके हो। अब सिर्फ क्या ऐड कर दो, एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, लुकास रिएजेंट, बराबर। अब एनहाइड्रस ZnCl2 के डालने के बाद 5 मिनट तक रुको। अगर टर्बिडिटी आ गई, इसका मतलब कौन सा अल्कोहल दिया है मैंने तुमको, सेकेंडरी अल्कोहल। पर अब तुमने लुकास रिएजेंट भी डाल दिया, 5 मिनट रुक के भी हो गया, टर्बिडिटी आने को तैयार नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस सोल्यूशन में आग लगा दोगे। ये वाली आग नहीं लगानी है, गर्म करना है बस।
क्योंकि देखो लूकास रिएजेंट डाल ही चुके हो, 5 मिनट भी रुक चुके हो, अब HCl से टर्बिडिटी नहीं आई, इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल नहीं है। ZnCl2 डालने के बाद भी 5 मिनट के बाद भी टर्बिडिटी नहीं आई, इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं है। तो अब आखिरी बार हम लोग कंफर्म करने के लिए सब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। अगर हीट करने के बाद टर्बिडिटी आ गई तो फाइनली कौन सा अल्कोहल दिया था मैंने तुमको, हो गया कि नहीं कंफर्म। तो इस टेस्ट को तुम यूज कर सकते हो कि नहीं, कि मैंने तुमको प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी में से कौन सा दिया ये पहचानने के लिए। आया ना। कैसे पहचानोगे, पहले HCl ऐड करो, अगर HCl के डालते ही टर्बिडिटी आ गई तो मैंने कौन सी अल्कोहल दिए तुमको, टर्शियरी। अगर HCl के डालने के बाद टर्बिडिटी, अगर HCl के डालने के बाद भी टर्बिडिटी नहीं आई तो फिर आप क्या करोगे, एनहाइड्रस ZnCl2 डालोगे, 5 मिनट्स वेट करोगे। अगर टर्बिडिटी आ गई, फिर एनहाइड्रस ZnCl2 डाल के 5 मिनट वेट करने के बाद अगर टर्बिडिटी आ गई तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये सब कर लिया आपने, टर्बिडिटी नहीं आई, तो फाइनल सोल्यूशन इज टू हीट। अब आप इसको हीट करोगे, अगर हीट करने के बाद में टर्बिडिटी आ गई, इसका मतलब मैंने आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया। तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इफ अ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज गिवन टू। ठीक। अब इसी में थोड़े से और पॉइंट जोड़ देता हूँ। अगर कोई पूछे कि सर पर ये टर्बिडिटी के टाइम में डिफरेंस क्यों है, ऐसा क्या है कि टर्शियरी अल्कोहल की टर्बिडिटी तुरंत आ जा रही है, सेकेंडरी की 5 मिनट के बाद आ रही है, प्लस उसको लूकास रिएजेंट भी लग रहा है, ऐसा क्यों। इसका रीजन है ये वाला पॉइंट, आपके NET जेई का स्पेशल पॉइंट है, इसका 12 से कोई लेना देना नहीं। अच्छी बात ये है कि आपके 12th का आपके करियर से कोई लेना देना नहीं, तो दोनों बातें याद रखिए। तो आप छोड़ दोगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जब आप बोलोगे इस पॉइंट का 12th से लेना देना नहीं है तो हम क्यों पढ़े। तो वैसे भी 12th का भी आपके करियर से कोई लेना देना नहीं, आपका पूरा करियर NET जेई पे ही बेस्ड है, तो इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो आप अभी नहीं मानोगे, 4 महीने के बाद मान जाओगे। तब देखो, कॉज द अबव रिएक्शन proceeds with the formation of carbocation. The above reaction proceeds with the formation of carbocation. इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। ऑब्वियस है कि टर्शरी वाले में टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी वाले में सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी वाले में प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। एंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर of carbocation is tertiary is more stable than secondary carbocation, which is more stable than primary cation, primary carbocation। ये रिएक्शन में बीच में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है, टर्शियरी। आप बताओ पहले वाला रिएक्शन किसके बारे में था, देखो ये वाले रिएक्शन में अगर मैं ये OH हटा दूं, चलो मैं यहाँ ले ही लेता हूँ। देखो पहले वाले रिएक्शन में मैंने आपको ये दिया था RCH2OH। याद है मैंने कहा था कि ये माइनस बनेगा, माइनस तो तभी बनेगा ना जब वो यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेगा। तो जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये माइनस बनेगा, तो कार्बन क्या बनेगा, पॉजिटिव। सेम दूसरे वाले के साथ भी होगा, इसका भी जब OH चला जाएगा इसको छोड़ के तो इस पे भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सेम तीसरे वाले के साथ भी होगा, RCR। अब इसका भी जब OH चला जाएगा इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप क्या देख रहे हो, पहले वाले में कौन सा पॉजिटिव चार्ज आया, प्राइमरी, दूसरे वाले में सेकेंडरी, तीसरे वाले में टर्शियरी, तीनों में अलग अलग कार्बोकेटायन बनेगी। और कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, टर्शियरी। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ जो स्टेबल है वो जल्दी बनेगा कि नहीं, जो जल्दी बनेगा तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा। हम यही तो ढूंढने आए थे ना कि टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी क्यों दे रहा है। टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो इमीडिएटली रिएक्ट कर रहा है। इमीडिएटली रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो स्टेबल है, तो उसको बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल कम स्टेबल है ना, तो वो थोड़ा टाइम लेगा बनने में। और प्राइमरी अल्कोहल तो सबसे कम स्टेबल है, प्राइमरी अल्कोहल बोलो, प्राइमरी कार्बोकेटायन। टर्शियरी कार्बोकेटायन स्टेबल है, तो ये वाले रिएक्शन में फटाक से वो बन जा रहा है क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन थोड़ा कम स्टेबल है, इसलिए वो 5 मिनट तक का टाइम ले रहा है।
प्राइमरी कार्बोकेटायन तो सबसे कम स्टेबल है, इसलिए तुमको हीट वीट करके उसको तोड़ ताड़ के बनाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद स्टेबल नहीं है तो वो खुद बनना नहीं चाहेगा। टर्शियरी कार्बोकेटायन को कोई इश्यू है तो वो फटाक से बन जाता है, इसीलिए टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है। बराबर। सेकेंडरी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, ना वो इतना ज्यादा अनस्टेबल है जितना प्राइमरी है, ना वो इतना ज्यादा स्टेबल है जितना टर्शियरी है। तो इसीलिए वो 5 मिनट में बन तो जाता है, पर प्राइमरी बहुत अनस्टेबल है, इसीलिए वो बनना ही नहीं चाहता। इसीलिए तुमको यहाँ पे हीट करने लगाया था मैंने, ताकि तुम हीट करके जबरदस्ती उसको तोड़ो, तब जाके रिएक्शन पूरा होगा। और जब तक रिएक्शन पूरा नहीं होगा टर्बिडिटी आएगी नहीं। तो टर्बिडिटी में आने वाले टाइम में क्यों फर्क था, समझ में आ गया? समझ में आ गई ये बात? अब आखिरी सवाल ये कि सर आपने बोला कि ये टर्शरी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी के, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू प्राइमरी के, तो ये आपके 11th स्टैंडर्ड के जीओसी का पाप है, वो भी धो लो, वो भी बता दे रहा हूँ आज कि आपने 11th स्टैंडर्ड के जीओसी में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ऐसा क्यों है, देखो, वाई टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर आप 3 लोग बैठे हुए हो, तीनों के बैग में से मैं 100 रुपए निकाल लेता हूँ, बराबर। अब आप में से एक जन के घर पे उसको पैसे देने वाले 3 3 लोग हैं, मम्मी पापा चाचा, तीनों लोग पैसे देते हैं। एक के घर पे से मम्मी पापा से पैसे मिलते हैं और एक के घर पे से मम्मी पैसे देती है। अब 100 रुपए का नुकसान तो तीनों को हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, इन तीनों को, तीनों कार्बन को नुकसान हुआ है, तीनों पे पॉजिटिव चार्ज आए, पर कौन से कार्बन को नुकसान ज्यादा फील होगा? प्राइमरी को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोलते हैं। तो ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब टर्शरी के पास ऐसे 3 3 अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये तीनों अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज। तो इन तीनों पे क्या आ गया है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। पर टर्शरी के पास 3 3 अल्काइल ग्रुप है जो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, तो उसको ज्यादा डेफिशिएंसी फील होगी क्या? ज्यादा कमी फील होगी? नहीं, क्योंकि उसको देने वाले 3 3 है ना। सेकेंडरी के पास देने वाले कितने हैं? सिर्फ 2 ही है, तो इसको थोड़ी तो कमी फील होगी। और प्राइमरी के पास तो बस एक ही है इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसलिए इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी फील होती है, इसीलिए वैसा बनना ही नहीं चाहता। टर्शियरी को बनने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ भी गया, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ भी गई, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 3 ग्रुप है, जिसकी वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको ले जाना है OH ले जाओ, वो इजीली दे देगा। क्योंकि OH के जाने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को वो हैंडल कर सकता है। क्यों हैंडल कर सकता है? क्योंकि उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे 3 3 अल्काइल ग्रुप उसके पास है, ये तीनों अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील ही नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो ये भी पता चल गया कि वाई टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सारे रीजंस क्लियर हो गए, अब अपने आप से सारे रीजन पूछो। पहली बात, टर्शियरी वाला रिएक्शन फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो कार्बोकेटायन बनता है वो स्टेबल है। टर्शियरी वाला कार्बोकेटायन स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके पास 3 3 अल्काइल ग्रुप है जो उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो उसको डेफिशिएंसी फील ही नहीं होती, इसीलिए वो स्टेबल है, इसीलिए वो जल्दी बनता है। बराबर, ये सारे रीजन क्लियर है। एक आखिरी सवाल कि सर ये टर्बिडिटी आ ही क्यों रही है? Why is turbidity is there? So this turbidity is there because turbidity का भी रीजन लिख दे रहा हूँ। turbidity formed is due to insoluble alkyl halide in water। याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर पानी में कोई चीज घुल जाए तो पानी ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहता है, पर अगर पानी में कोई चीज ना घुले तब पानी कैसा बन जाता है? टर्बिड या नॉन ट्रांसपेरेंट, जो भी आप बोलना चाहो। बराबर। तो यहाँ पे पानी नॉन ट्रांसपेरेंट क्यों बना? क्योंकि जरा आप प्रोडक्ट पे गौर करो, तीनों रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है? अल्काइल हैलाइड, वाटर, अल्काइल हैलाइड, वाटर, अल्काइल हैलाइड, वाटर। इसका मतलब तीनों भी रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड और वाटर बनेगा। अब अगर ये अल्काइल हैलाइड पानी में घुल जाता तो पानी कैसा होता? ट्रांसपेरेंट। पर ये अल्काइल हैलाइड क्या है पानी में? इनसोल्यूबल है। दैट्स व्हाई पानी कैसा हो जाता है? टर्बिड, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो अगर कोई पूछे कि टर्बिडिटी किसकी वजह से है, तो आप क्या बताओगे? अल्काइल हैलाइड की वजह से। अल्काइल हैलाइड अगर नमक की तरह होता तो पानी में घुल जाता, पानी ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहता। पर अल्काइल हैलाइड मिट्टी की तरह है, मिट्टी घुलती है क्या पानी में? तो मिट्टी अगर पानी में डाल दोगे पानी कैसा हो जाता है? टर्बिड हो जाता है कि नहीं? तो ये मिट्टी की तरह इनसोल्यूबल होने की वजह से ही ऐसा होता है।
ये पॉइंट आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे चल के ये पॉइंट पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अल्काइल हैलाइड का इनसोल्यूबल होना वाटर में बहुत खास बात है। ठीक है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में ये आएगा। अगर आप बोलो तो 1 मिनट में यही समझा दो उस टॉपिक को। क्या बोलते हो? लेना रिस्क? ठीक है, तो केमिस्ट्री का एक रूल है। रूल इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मेरा के थोड़ा डिस्को बन गया है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इस बार ठीक बनाया मैंने, पिछली बार वाला एकदम इजिप्ट का वो लग रहा था। अब ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि अगर पोलार सोल्यूट है तो पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलार सोल्यूट है तो नॉन पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। वो उठा के फेंक के भागना पड़ा। सिर्फ क्या एक एक नया नया वर्ड बताते जा रहे हो। पोलार मतलब जिसपे चार्जेस हो, नॉन पोलार मतलब जिसपे चार्जेस ना हो। जैसे वाटर प्लस माइनस में एग्जिस्ट करता है तो ये पोलार हुआ। बेंजीन, बेंजीन पे प्लस माइनस होता है क्या? नहीं होता। कहाँ लगाओगे प्लस माइनस? सारे के सारे एक जैसे ही है ना कार्बन। तो क्या हुआ ये? नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर कैसे पहचानोगे? समझ गए? चार्ज वाला नॉन चार्ज वाला, ऐसे ही याद रखो। ठीक, तो चार्ज वाला सोल्यूट हमेशा किसमें डिसॉल्व होता है? चार्ज वाले सॉल्वेंट में। और बिना चार्ज वाला हमेशा किसमें डिसॉल्व होता है? बिना चार्ज वाले में। बराबर। पर ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये इस रूल का वॉयलेशन करता है। अनफॉर्चुनेटली अल्काइल हैलाइड पोलार है और वाटर भी पोलार है, तो फिर तो ये डिसॉल्व होना चाहिए था ना। पर यहाँ पे इस रूल का वॉयलेशन हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये भी बहुत खास पॉइंट है, पढ़ना चाहो तो अभी के अभी पढ़ लो। पूरी केमिस्ट्री में ये रूल यहाँ पे काम नहीं करता। ये जो केमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट रूल है अल्काइल हैलाइड इन वाटर के केस में काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? अब उसका रीजन है कि अल्काइल हैलाइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये कैसे जाएंगे, जाने से पहले ये कैसे रहेंगे? जाने से पहले इनका आपस में बॉन्ड होगा। वो ऊपर वाला टेस्ट ट्यूब ढाक लेते हैं, फिर से कौन बनाते बैठेगा। देखो, अब इसी तरह से आप अल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली अल्काइल हैलाइड का जो आपस में येलो वाला बॉन्ड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी चीज पानी में तब घुल जाती है जब पानी में जाने के बाद उस चीज के बॉन्ड को पानी तोड़ दे। अब अगर मान लो अल्काइल हैलाइड को इस तरह से मैंने पानी में डाला, अब अगर पानी इनके बॉन्ड को तोड़ देती तो ये पानी में घुल जाते। तो आज तक आपने जिस भी चीज को पानी में घुलते देखा है, आज आपको पता चलेगा कि वो चीजें पानी में क्यों घुल जाती, क्यों घुल जाती है, क्योंकि पानी ये वाले बॉन्ड तोड़ देता है। ये भी अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाता है। इस तरह से पानी चीजों को अपने अंदर घोलता है। अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि पानी उसको तोड़ ही नहीं पाता। पानी जिस फोर्स के थ्रू ये बॉन्ड को तोड़ता है उस फोर्स का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पानी के पास एक पावर है एंड दैट पावर इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से वो सारी चीजों के बॉन्ड तोड़ता है। अब जिसके जिसके बॉन्ड तोड़ लेता है वो सारी चीजें उसमें घुल जाती हैं। जिसके बॉन्ड नहीं तोड़ पाता वो चीजें पानी में नहीं घुलती। यहाँ हमने क्या सीखा कि क्या अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड पानी तोड़ पाएगा? तो इसीलिए अल्काइल हैलाइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी में जाने के बाद भी ये येलो वाला बॉन्ड उनका आपस में वैसे के वैसे इंटैक्ट रहता है, वो नहीं टूटता। डन। तो ये थियरी यहाँ पे फेल हो गई, तो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आप बहुत बीएससी के बुक में भी आप ये थियरी पढ़ोगे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर आज के बाद कोई भी टीचर आपको ये पढ़ाता हुआ मिले तो आप एकदम शान से खड़े होकर बोल सकते हैं कि सर दिस थियरी फेल्स इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड इन वाटर। अल्काइल हैलाइड इन वाटर के केस में ये थियरी फेल हो जाती है। याद रहेगी ये बात। बाकी सब जगह ये थियरी लगती है। क्या बोलती है ये थियरी? पोलार सोल्यूट पोलार सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलार सोल्यूट नॉन पोलार सॉल्वेंट में घुलेगा। यहाँ पे ये दोनों पोलार होते हुए भी नहीं घुल रहे हैं। याद रहेगी ये बात। डन। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो इतना कुछ है सिर्फ एक रिएक्शन। और अब आप जरा इसको टेक्स्ट बुक में देखिए। आइए जरा टेक्स्ट बुक की तरफ मुलाहिजा फरमाइए। ये देखिए, ये बस एक रिएक्शन यहाँ पे इतना सा। और बाकी का सारा उन लोगों ने निबंध उसी एक प्रोसेस में हो वो एक पैराग्राफ में लिख दिया।
बस खत्म। उसके बाद में डायरेक्ट ये लोग HBr पे आ जाते हैं। तो ये जो आपको देखकर अगर लगे कि सर पागल हो गया है, इतने से एक पैराग्राफ की जगह हमको 2-2.5 पेज पढ़ा है, तो अब वो भी दिखा दे रहा हूँ कि यही बात वापस से आएगी अल्कोहल में। मैंने आपका टाइम बेफालतू में नहीं खराब किया है। पढ़ा लिखा इंसान हूं मैं क्यों अपनी बेइज्जती करवाऊंगा। देखो, अब वो बच्चों को नहीं पता होता तो जब मैं एक साथ में पढ़ाता हूँ तो उनको लगता है अरे यार छोड़ दे, ये आने वाला है नहीं, सर ने फालतू में पढ़ा दिया। वो भी दिखा दे रहा हूँ। हालांकि मेरा सॉफ्टवेयर खूब बेइज्जती करवा रहा है, उसी पेज पे नहीं जाना चाहता है वो। शर्म आनी चाहिए तुमको, मेरे मुंह पे हंस रहे हो। आ जाओ इधर, ये देखो आया कि नहीं, पढ़ो। तो घूम फिर के पढ़ना तो तुमको पड़ेगा ही। अब ये अल्कोहल चैप्टर है, सेम टू सेम लिखा हुआ है कि नहीं, देख लो, लूकास रिएजेंट। और वही डिस्टिंग्विश टेस्ट ही है। तो अब अगर तुमको डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ना है तो अब यहाँ जाके जब पढ़ोगे तो फिर अब वहां का रिएक्शन में पढ़ा चुका रहूंगा HDA में। अब यहाँ पे टीचर लोग खाली उतना ही लिख देते हैं, ऐसा 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 तो होगा बा। अब तब तक बच्चे को HDA का तो रिएक्शन याद नहीं है, तो इससे अच्छा एक ही जगह पे दोनों याद कर लो। तो मैंने आपको HDA प्लस अल्कोहल दोनों साथ में पढ़ा दिया। ठीक, आगे बात समझ में। तो इसीलिए आप उसको एक्स्ट्रा नहीं समझेंगे, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही है, बस 2 जगह लिखा हुआ था, मैंने बस उसको एक जगह पे पहुंचा दिया। क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया, वो सवाल भी जो आपने पूछे ही नहीं। आपने तो खैर कोई सवाल नहीं पूछा। मैं अपनी तरफ से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या करना था। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बनाने आए थे हम लोग, बराबर। अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने चूज किया था वो कौन था? दारू, अल्कोहल, बराबर। अब अल्कोहल के साथ में भी हमारे पास चॉइसेस कौन कौन सी? HX, PCl3, PCl5 और एसोसिएट। अभी तक सिर्फ HX ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। HX में भी जब हम गए तो 3 थे, HCl, HBr और HI। अभी तक सिर्फ HCl ही डिस्कस हुआ, अभी HBr और HI इसका भी बाकी है। मतलब अल्कोहल में ही अभी HCl लिया था मैंने, अब इसी अल्कोहल के साथ HBr लूंगा, फिर इसी अल्कोहल के साथ HI लूंगा, तब जाके क्या खत्म होगा? सिर्फ HX खत्म होगा। फिर यही अल्कोहल लूंगा, PCl3, PCl5 लूंगा, फिर यही अल्कोहल लूंगा, SOCl2 लूंगा। समझा? इसका मैं एंड में ट्री डायग्राम बनाकर दे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी क्या कर रहा हूँ समझा? अल्कोहल लिया, HX लिया। HX एक ही था क्या? 3 थे, तो कौन सा लिया मैंने? HCl। और जब मैं अल्कोहल और HCl लेकर अंदर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अल्कोहल भी एक नहीं होती है, जितनी शरीफ बन रही है उतनी शरीफ वो भी नहीं है। उसके भी 3-3 भाई है, देख लो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो HCl को भी 3 अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाना था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब तीनों के साथ में रिएक्शन में भी थोड़ा सा झोल झाल है। क्या झोल झाल है? प्राइमरी वाले रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट भी लगता है प्लस आग भी लगानी पड़ती है। सेकेंडरी वाला सिर्फ कैटलिस्ट से मान जाता है। टर्शरी वाला तो पता नहीं क्या वो धतूरा खाकर आया है कि उसको कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ HCl से ही काम कर लेता है। अब इसी पे आपसे दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो पहले तो आपको एक बात बता दी कि ग्रुप्स प्रोसेस क्या है। जो जो लूकास रिएजेंट के साथ होगा वो ग्रुप्स प्रोसेस है। तो लूकास रिएजेंट के साथ सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी थे, तो दो ही ये सिर्फ ग्रुप्स प्रोसेस, बराबर। फिर हमसे पूछा जाएगा वो टाइम में डिफरेंस क्यों है, तो हमने बताया टाइम में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि तीनों में कार्बोकेटायन बनता है। तो लोगों ने बोला तो इससे क्या होता है? हमने बोला तीनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अलग अलग है। तो लोगों ने पूछा कैसे, तो हमने बोला देखो, टर्शरी ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनेगा, जो जल्दी बनेगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा, इसीलिए टर्बिडिटी में डिफरेंस आ जाता है टाइम में, बराबर। तो लोगों ने पूछा ऐसा कैसे, टर्शरी ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो हमने बताया क्योंकि टर्शरी के पास 3-3 लोग हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, जो उसको स्टेबल बनाए रखते हैं। सेकेंडरी के पास 2 ही है, प्राइमरी के पास बेचारे के पास एक ही है, तो इनके स्टेबिलिटी में डिफरेंस है, इसीलिए टाइम में डिफरेंस है, बराबर। लास्ट में लोगों ने हमसे पूछा कि अच्छा वो जो टर्बिडिटी आ रही थी क्यों आ रही थी, तो हमने बता रहे वो टर्बिडिटी है ना, ये अल्काइल हैलाइड की वजह से आ रही थी। लोगों ने पूछा क्यों अल्काइल हैलाइड ऐसा क्या कर देता है, तो हमने बोला कि वो इनसोल्यूबल, अगर घुल जाता तो सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहे, पर ये घुलता नहीं है, इसीलिए सोल्यूशन कैसा हो जाता है? टर्बिड। फिर लोगों ने पूछा कि ये नॉर्मल बात है क्या, हमने बताया नहीं, ये बहुत खास बात है, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री के एक रूल का वायलेशन होता है। वो रूल है कि पोलार पोलार में घुलेगा, नॉन पोलार नॉन पोलार में घुलेगा, यहाँ पे दोनों पोलार होते हुए भी नहीं घुल रहा है, बराबर। तो इसीलिए हमने पूरा ये समझाया। फिर लोग वो भी तो पूछेंगे ना कि क्यों नहीं बोल रहा है, तो हमने बोला क्योंकि उनका आपस का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि पानी उसको तोड़ ही नहीं पाता है। और इसी बहाने हमने ये भी सीख लिया कि पानी में किसी भी चीज के घुलने का सिद्धांत क्या होता है। कोई भी चीज पानी में तब घुलती है जब पानी उसके बॉन्ड तोड़ दे। तो जिस जिस चीज के बॉन्ड पानी तोड़ देगी वो चीजें पानी में घुलेंगी, जिसके बॉन्ड वो नहीं तोड़ पाएगी वो चीजें पानी में नहीं घुलेंगी। एज सिंपल एज दैट।
ठीक। पानी जिस फोर्स लगाकर ये बॉन्ड्स को तोड़ता है उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दुनिया के सारे सॉल्वेंट्स में सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का ही है। सबसे ज्यादा पावर पानी के पास है किसी भी चीज को तोड़ने की। इसीलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है, क्योंकि दुनिया की जितनी चीजों को पानी तोड़ सकता है उतना कोई और सॉल्वेंट नहीं तोड़ सकता है। तो भले ही पानी यहाँ हार गया, पर आप उसको लूजर मत समझो। पानी सारे सॉल्वेंट्स में सबसे ऊपर आता है। इसीलिए जितनी चीजें पानी घोल सकता है उतनी चीजें घोलने वाला कोई और सॉल्वेंट दुनिया में नहीं है। समझा? तो भले यहाँ वो हार गया, बट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, हैशटैग रिस्पेक्ट वाटर। ठीक। पूरी कहानी समझ गई? अब तक हम लोग सिर्फ कहाँ तक पहुंच पाए? अब तक सिर्फ अल्कोहल के साथ में HX में भी सिर्फ HCl को समझ पाए। तो अब अल्कोहल को वैसे ही रखते हैं और इस HX के दूसरे वाले को पकड़ते हैं, HBr को। अब HBr में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल पढ़ने की जरूरत थी, एक ही पढ़ लो काफी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HCl के अंदर ही मैंने आपको सारा पैटर्न समझा दिया। ये जो रिएक्शन होता है ना, HBr में भी सेम रिएक्शन होता है। HBr में बस एक चीज अलग है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। HCl कहाँ लिखा था मैंने? ए से लिखा है HCl, तो बी से लिखना होगा HBr। तो अब हम लेंगे HBr। HBr में रिएक्शन में कोई भी ले लो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल ले लो, तो मैं प्राइमरी ले लेता हूँ। इसमें खास बात बस आपको ये याद रखनी है कि HBr डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली। तो हमको इसको बनाना पड़ता है। ये अचार नहीं है कि बना के बर्नी में रख लिया, जब जब चाहिए रहेगा निकाल लो। जब जिस दिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इसको बनाना होगा, और बनाने के लिए रिएजेंट आप यूज करोगे NaBr प्लस H2SO4। तो ये दोनों मिलकर हमेशा HBr को बनाएंगे। और याद रहे, ये दोनों जहां पे यूज होने वाला HBr उसी जगह पे उसको बनाएंगे। इस बात से मेरा क्या मतलब है? इस बात को केमिस्ट्री में बोलते हैं HBr इज प्रिपेयर्ड इन सिटू। इन सिटू का मतलब होता है एट द सेम प्लेस। अब ये क्या है एट द सेम प्लेस? मान लो इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होने वाला था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक टेस्ट ट्यूब अलग से लो, इसमें आप NaBr डालो, इसमें आप H2SO4 डालो, और इन दोनों से आप HBr बना लो, और फिर आप इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करो। ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो बहुत जरूरी है कि अभी इस टेस्ट ट्यूब में आपको रिएक्शन करना है ना, तो आप एक काम करो, NaBr और H2SO4 इसी टेस्ट ट्यूब में ऐड करो। जैसे आप इसी टेस्ट ट्यूब में ऐड करोगे इसी में HBr बनेगा, और जो दूसरे जिसके साथ आप HBr को रिएक्ट करने वाले थे उसको भी इसी में डाल दो। तो जैसे ही HBr बनेगा उसको वो केमिकल मिल जाएगा जिसके साथ आप रिएक्ट करवाने वाले हो। जैसे हमारे केस में वो केमिकल कौन है? किससे रिएक्ट करवाने आए हैं आज हम लोग? किससे? अल्कोहल से रिएक्ट करवाने आए हो ना। तो इसी टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाल दो। अब क्या होगा? जैसे ही HBr बनेगा उसको अल्कोहल सामने मिल जाएगा, तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। आप HBr को साइड में बनाकर नहीं रख सकते, इट इज हाईली रिएक्टिव। तो जिस जगह पे ये यूज हो रहा है हम उसी जगह पे उसको बनाते हैं ताकि ये तुरंत बने और तुरंत ही रिएक्ट हो जाए। अब ये जो आइडिया है, ये आइडिया काम करेगा कि नहीं? क्योंकि इस आइडिया में देखो, इसी टेस्ट ट्यूब में HBr बना और उसी टेस्ट ट्यूब में मैंने अल्कोहल डाल दिया, तो HBr के बनते ही उसको अल्कोहल सामने मिल जाएगी और ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा वाला रिएक्शन? ये वाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर मैं ये दो अलग अलग जगह पे करता, HBr यहाँ बनाता और रिएक्शन यहाँ करवाता, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतना रिएक्टिव है कि किसी न किसी चीज के साथ ये रिएक्ट कर ही लेगा, ये रुकेगा नहीं। समझा? पुष्पा का भाई है, वो झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। समझ गए बात को? कर दो रिएक्शन, रिएक्शन में तो कुछ दम नहीं है, सीधा सीधा कर दो, रिएक्शन हो गया। RCH2Br प्लस H2 हो गया। रिएक्शन में कोई दम नहीं, बस आपको ये बात याद रखनी है कि HBr इज प्रिपेयर्ड इन सिटू। HBr मिलता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है, और वो रिएक्शन भी मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, नोट करके लिख दे रहा हूँ। ट्वाइस ऑफ NaBr लो, H2SO4 लो, ये सोडियम और हाइड्रोजन आपस में एक्सचेंज कर दो। तो आपको नहीं लगता कि ट्वाइस ऑफ HBr बन जाएगा? ये H2 वहां जाएगा तो दो Br तो था ही ना, दो ब्रोमीन थे ही, दो हाइड्रोजन के साथ दोनों ब्रोमीन 2 HBr बन जाएंगे, और Na2 यहाँ आ जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। ये रिएक्शन बोर्ड में रिक्वायर्ड नहीं है,
तो 12th के लिए जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको आगे चल के रिक्शा चलाना है या कहीं ट्रेन में कुछ ऐसा वो बाल का क्लिप वगैरह बेचना है, वो लोग ये रिएक्शन छोड़ दें। ठीक। अगर आप गलती से डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बैठे हो तो ये भी याद करके जाओ। तो जो लोग साइंस में साइंस के लिए आए हैं वो लोग ये पूरा पढ़े, उनको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए। पर जो लोग एकदम डिसाइडेड है कि नहीं सर मेरे को तो मतलब नीचे एक ठेला देख के रखा है मैंने, मेरा बचपन से ड्रीम है कि उस पर मैं टमाटर बेचूं, तो गो अहेड मिलता है। फिर आप बस ये नीचे खाली बीच वाला जो ब्लू वाला रिएक्शन है बस उतना ही रट्टा मार लो, बोर्ड में उतना ही आए। ठीक। जो बाकी का भाषण मैं दे रहा हूँ ये सबकी जरूरत आपको एनईटी जेई में पड़ेगी, और एक साथ में पढ़ लोगे तो एनईटी जेई बोरिंग नहीं लगेगा। तो वरना जो यूजुअल तरीका चलता है एनईटी जेई पढ़ाने का कि पहले 12th पढ़ा दो फिर एनईटी जेई में जाओ। जब हम लोग एनईटी जेई में जाते हैं बच्चे को 12th का कुछ याद ही नहीं रहता है, तो एनईटी जेई को पूरा बाउंस जाता है। अब मैंने एक ही साथ में सब बोल दिया तो तुमने पूरी एक कहानी सुन ली है ना, तो इस कहानी को याद रखना आसान है। अब यही कहानी तोड़ तोड़ के 3 जगह पढ़ाऊंगा तो कहाँ कहाँ याद रखोगे, जब दूसरी वाली पढ़ाऊंगा तो हो सकता है उसका नंबर 1 महीने बाद लगे। अब जैसे अल्कोहल पढ़ाने में 10-15 दिन लगते, 10-15 दिन के बाद पता चला तुमको हैलोजन डेरिवेटिव्स ही नहीं याद है, और मैं पढ़ा रहा हूँ देखो लूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी बन रही है, देखो ये बन रहा है, देखो वो बन रहा है, और तुम एक दूसरे से पूछ रहे हो कि इसको पूछ पहले कि कहाँ बन रहा है। तो पूछ भी नहीं सकते, मैं पेट में मुक्का मारूंगा। तो इसलिए सब साथ में पढ़ा दिया मैंने, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, आप साथ में पढ़ लोगे ना। या मैं उठूं? अच्छा पढ़ लो पढ़ लो। जब बच्चे सर को उठने ना दे रहे हो तो वो मतलब सम्मान के साथ बोल रहे कि सर इसमें हाथापाई करने की क्या जरूरत है, हम पढ़ लेंगे। अच्छे बच्चों आप। कैसा है, हर बार तुमको पीटने में बेफालतू में 2-3 झाड़ू का भी तो नुकसान होता है। अब उस चक्कर में क्लास गंदी रह जाती है, झाड़ू से तुम साफ हो जाते हो। झाड़ू खरीदे थे क्लास के लिए। हाउ क्यूट। हाँ। अब एचबीआर भी हो गया, अब एचआई पढ़ेंगे। अब एचआई के लिए भी रूल क्या है, बस आपको एक ही बात याद रखनी, जैसे एचबीआर के लिए कि एचआई भी नहीं मिलता, वो भी बहुत रिएक्टिव है, तो वो भी आपको इन ही बनाना पड़ेगा। बस इतना ही बात याद रखो, तो जैसे एचबीआर वाली बात थी सेम टू सेम हम लोग एचआई वाली बात भी सीख लेंगे। ये रहा एचआई। कोई भी एक अल्कोहल ले लो, अगर एग्जाम में उसने सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया तो तुम क्या करोगे, तुमको रिएक्शन में कोई डिफरेंस आएगा क्या? जो भी अल्कोहल दे तुम बस OH और आई को रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि HI किससे बनता है, तो HI बनता है 95% फॉस्फोरिक एसिड से। ठीक। इसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो NaI+H3PO4। अब ये H3PO4 की भी अपनी कहानी है और बहुत लंबी कहानी। अभी बस इतना सुन लो कि H3PO4 में PO4 है कि PO3 है वो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसका H2 H2PO4 भी है, H3PO4 भी है, और मैं बोलते बोलते ही भूल गया, रुक जाओ। पहले जो पढ़ा रहा था वो पढ़ा लेता हूँ तो शायद याद आ जाए। तो ये इन सिटू बनता है ये भी। ये दोनों भी सेम रिएक्शन वैसे के वैसे होते हैं जैसे ऊपर का करवाया ना। तो ये HI भी आप बना कर नहीं रख सकते, ये आपको बनाना पड़ेगा। हाँ। ये H3PO3 है, H3PO2 है और H3PO4 है। याद आ गया, ये दोनों नहीं। सो इन शॉर्ट PO3 भी है, PO2 भी है, PO4 भी है। तो यहाँ पे कौन सा लिखा है? PO4। ये आप पढ़ोगे पी ब्लॉक में, इसके ऊपर बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं आपको। इसकी एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाता है, इन तीनों की एसिडिटी अलग अलग। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आधा मिनट दे ही दो वो भी सुन लो। देखिए एसिडिटी देखी जाती है हाइड्रोजन से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों के हाइड्रोजन सेम। तो कोई भी क्या सोचेगा, तीनों का अगर मैं एसिडिटी पूछूं तो तुम बोलोगे 3, पर तीनों की एसिडिटी अलग अलग। डन। और ये सिर्फ उसी बच्चे को पता होता है जो इसका स्ट्रक्चर याद करके जाता है। तो ये सब याद करवाऊंगा आपको, अभी बस कहानी सुन लो, ताकि आप H3PO4 जब भी देखो तो आपको हर बार याद रखना है कि H3PO2 लेना है कि H3PO3 लेना है कि H3PO4 लेना है। तो वो हर बार ध्यान रखना है, जैसे आज कौन सा लिया है, H3PO4 लिया है। ठीक। अब बीच में कई बार देखोगे आप H3PO3 लिख दूंगा मैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि उस टाइम पे PO4 लिया था, आज PO3 लिया। और ये क्यों स्पेशल है, क्यों इनकी एसिडिटी अलग है वगैरह वगैरह सब स्ट्रक्चर बना के सब पूरा पढ़ाओ। अब वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, अब यहीं के यहीं पे पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक ज्यादा खिंच जाएगा। समझ गए? यहाँ पे रिएक्शन तो वही का वही होगा, OH और आयोडीन को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका प्रोडक्ट
मिल जाएगा, RCH2 प्लस H2, बराबर। तो आपको चाहिए तो आप क्लोरीन भी मिल ले सकते हो लुकास रिएजेंट की मदद से, ये रहे। आपको चाहिए तो आप ब्रोमीन भी ले सकते हो NaBr और H2SO4 की मदद से। और आपको अल्काइल आयोडाइड चाहिए तो सोडियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड की। ये फॉस्फोरिक एसिड 95% होता है, 95% फॉस्फोरिक एसिड। कैसे बनाओगे वैसे 95% फॉस्फोरिक एसिड? ये जो परसेंट लिखा होता है ये इनके 12th के परसेंटेज है, 10th के। तो कैसे बना, अगर मैं तुमको बोल दूं जो वो फॉस्फोरिक एसिड रखा हुआ है 95% बना कर लो, कैसे बनाओगे? सुन के हंसी आएगी तुमको, इतना आसान है क्या? जितना परसेंटेज मैं बोलूँ, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, मान लो तुमको बॉटल में दिया है मैंने फॉस्फोरिक एसिड, तो बॉटल का ढक्कन ले लो। अगर कुछ और है, चम्मच है तो चम्मच ले लो, जो भी लेना है, ढक्कन चम्मच जो तुम्हारे पास, एक ले लो। अब एक ले लिया। अब कितना बोला है मैंने, 95% बोला है ना, तो 95 चम्मच फॉस्फोरिक एसिड डालो और बचे हुए 5 चम्मच पानी डाल दो, बन गया 95% फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर कोई टीचर बोले जाओ 20% NaOH बनाओ, तो 20 चम्मच NaOH डालो, 80 चम्मच पानी डाल दो, बन गया NaOH। कोई टीचर बोले 30% HCl बनाओ, तो 30 चम्मच HCl, 70 चम्मच पानी। जो भी ले रहे हो बस वो इंस्ट्रूमेंट दोनों के लिए कॉमन रखना है। तो इसके लिए चम्मच लिया, उसके लिए ढक्कन ले लिया, हो। ढक्कन है तो ढक्कन रखो, चम्मच है तो चम्मच रखो, तो सेम। हाँ, 92 चम्मच डालो, 8 चम्मच पानी। जो सामने वाला बोल रहा है उतना चम्मच वो लेने का, सिंपल। 100% 100 नहीं निकलेगा, समझा? अब मान लो कंपनी में काम कर रहे हो तो ढक्कन चम्मच से तो काम चलेगा नहीं। अब अगर कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बोला जाए कि 95% फॉस्फोरिक एसिड बना, तो वहां तो 1000 लीटर में बनता है, तो बाल्टी से नापेंगे हम वही। 95 बाल्टी क्या डालूंगा, फॉस्फोरिक एसिड, 5 बाल्टी क्या डालूंगा, पानी। मैं तुमको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सेम होना चाहिए। वो चम्मच है, ढक्कन है, बाल्टी है, उससे अपने को लेना देना नहीं। रेशियो 95:5 रख देना। अब वो रेशियो तुम ढक्कन से रखो, चम्मच से रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? परसेंटेज में वो 95 गिना जाएगा, इतना आसान होता है परसेंटेज बनाना। तो इसको देख के डरा मत करो, समझा? तो आज के बाद कोई भी केमिकल परसेंटेज में पूछा गया, आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो। पर आप देखना बॉटल्स पे लिखा भी रहता है 15%, 20%। तो बच्चों को लगता है ये 15% कुछ तो भी पाइथागोरस से निकलता होगा। चम्मच ढक्कन लेके ऑन द स्पॉट बनाया जा सकता है। समझ गए? तो ये भी याद रखना कि परसेंटेज कैसे बनता है। यार, फॉस्फोरिक एसिड वाली बात भी याद रखना कि ये बहुत डेंजरस है। इसके बारे में हमेशा ध्यान रखो कि PO4 है कि PO3 है कि PO2 है। और आगे चल के जब इसके बारे में बताऊंगा तो आपको समझेगा कि इसकी एसिडिटी क्यों अलग, अच्छे से समझ जाएगा। अभी भले वो डरावना लग रहा होगा, जब पढ़ाऊंगा उस दिन एकदम ईजी लगेगा, क्योंकि उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके पीछे एक लॉजिक, वो लॉजिक समझ लोगे तो फिर वो इजी लगेगा। लॉजिक नहीं समझोगे तो फिर वो याद करना बहुत मुश्किल है। तो अभी देखा ना, थोड़ी देर के लिए मैं ही भूल गया था, तो वही लॉजिक को जब मैंने रिकॉल किया तो मुझे याद आ गया कि क्या लिखना है। तो लॉजिक की वजह से मैं खुद भी बच रहा हूँ, वरना मेमोराइज करने जाओगे तो जल्दी याद नहीं। ठीक। अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? सिर्फ और सिर्फ HX कंप्लीट किया। अभी ये दोनों बाकी है, PCl3 PCl5। पर HX तक सब कुछ समझ गया। HCl की कहानी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आएगा, HBr की कहानी में सिर्फ वो इन सिटू वाला पार्ट याद रखना है, HI की कहानी में भी इन सिटू वाला पार्ट याद रखना है, बराबर। अब इसके बाद में हम लोग ले रहे हैं PCl3 और PCl5। अल्कोहल ही लेंगे बट PCl5 के साथ। पहले PCl3 लेता हूँ फिर PCl5 लेता हूँ। PCl3, इन दोनों को आप चाहो तो फॉस्फोरस का कॉमन टाइटल डालता हूँ, फिर दोनों को अलग अलग, विथ फॉस्फोरस हलाइड। फॉस्फोरस हलाइड तो दो है, एक है PCl3। आपने ले लिया अल्कोहल, मान लो आपने ये अल्कोहल लिया, एक इमेजिनरी अल्कोहल लिया। अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये OH और Cl आपस में सब्स्टिट्यूट होने वाले। तो सब्स्टिट्यूट होने के लिए ये नंबर्स में भी तो सेम होने चाहिए ना। अब 3 क्लोरीन है तो 3 OH होना चाहिए, हाँ या ना? तो 3 OH के लिए 3 क्लोरीन के लिए 3 OH लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, 3 ले ले रहा हूँ। तीनों क्लोरीन यहाँ आएंगे, तीनों OH वहां बाहर चले जाएंगे।
अब बताओ अगर तीनों क्लोरीन यहाँ आए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो तीन जगह पे OH थे वो तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। सिंपल। अब बाय प्रोडक्ट कैसे गिनो, बाय प्रोडक्ट के लिए गिनो कि यहाँ से कितने ऑक्सीजन निकले और यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले। तीन से मल्टीप्लाइड है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन कितना निकला, तीन। हाइड्रोजन कितना निकला, तीन। तो तीन हाइड्रोजन को ऐसे लिखूं चलेगा, तीन ऑक्सीजन को ऐसे लिखूं चलेगा। यहाँ से ये फॉस्फोरस बाकी है कि नहीं, उसको बीच में लिख देता हूँ। अभी अभी बात कर रहे थे ना H3PO3 भी होता है, सामने ही आ गया। अब देखो ऊपर वाले रिएक्शन में H3PO4 था, यहाँ पे H3PO3 है, तो दोनों अलग अलग, नाम भी अलग होते हैं, स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं। जब आएगा टॉपिक तब का तब पढ़ेंगे, अभी इतना तो प्रूफ मिल गया कि हाँ अलग होते हैं। कर लोगे ये रिएक्शन, सिंपल है। अब किस पे चलेंगे हम लोग, PCl5 पे। क्या सीखा हमने, अगर OH और क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है सो दे मस्ट बी सेम इन नंबर। तीन क्लोरीन के लिए तीन OH थे, तो 5 के लिए 5 लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये मैथ्स मत लगाना, केमिस्ट्री है वो, केमिस्ट्री ऑब्जर्वेशनल साइंस है, ये मैथमेटिक्स पे नहीं चलती। वरना सफेद दिखने वाली शक्कर मीठी है तो सफेद दिखने वाला नमक मीठा क्यों नहीं है। केमिस्ट्री में मैथ्स नहीं चलता कि ऐसा है तो वैसा होगा। यहाँ पे ऐसे से वैसा कैलकुलेट नहीं होता, यार ऐसा भी याद रखना पड़ता है, वैसा भी याद रखना पड़ता है। यहाँ सब कुछ याद रखना पड़ता है। जैसे पहले वाले में देखो OH और Cl मैंने बराबर मैचिंग मैचिंग करके सब्स्टिट्यूट करवा दी, यहाँ मैचिंग मैचिंग नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट होगा। अब अगर एक ही सब्स्टिट्यूट होगा तो आपके पास क्या आएगा, CH2Cl प्लस, अब यहाँ से जोड़ो क्या क्या निकलेगा, ये जो एक O निकला यहाँ से, यस, और एक H निकला यहाँ से। अब ये जो एक H निकला है वो यहाँ से एक Cl ले लेगा, तो एक HCl बन गया। अब बताओ कितने क्लोरीन यूज हो चुके हैं, दो। एक यहाँ यूज हो गया और एक H के साथ दो क्लोरीन यूज हो चुके हैं, बराबर। कितने क्लोरीन बचे, तीन। जो बचे हुए क्लोरीन है अगर मैं उनको ऐसा लिख दूं तो चलेगा, Cl3 लिख सकते हो, तीन ही हुए ना। और क्या क्या बचा, यहाँ से फॉस्फोरस बचा और यहाँ से ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ से फॉस्फोरस लिख दो, यहाँ से ऑक्सीजन लिख दो। इस केमिकल का नाम है फॉस्फोराइल क्लोराइड, फॉस्फोराइल क्लोराइड, POCl3। याद हो जाएगा, ठीक। ये रिएक्शन तो सिंपल है। अब इसके बारे में भी आपको एक और बात जाननी है कि अगर, अब मैंने तुमको PCl3 PCl5 पढ़ा है, ठीक। अगर कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ पे ब्रोमीन नहीं ले सकते क्या, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं ले सकते क्या, अगर आपने ब्रोमीन और आयोडीन का नाम लिया तो बात फिर से खिंच जाएगी। इतना समझाना, पहले रिएक्शन कैसे करना है, क्या याद करके जाओगे कि PCl3 के टाइम पे मैचिंग मैचिंग से काम चलाना है, पर PCl5 के टाइम पे मैचिंग मैचिंग से काम नहीं चलाना है, ये याद करके जाना। ये बात याद होगी तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे, वरना इससे अगर इसको कंपेयर करोगे तो सेम टू सेम कर दोगे। तीन के टाइम पे तीन ले लिया तो पांच के टाइम पे पांच ले लोगे, नहीं करना है ऐसा, ठीक। अब इसके बाद में इससे बारे में जो एक्स्ट्रा की पॉइंट्स है वो देखो। पहली बात कि PCl3 और PCl5 के टाइम पे तो ये काम आराम से हो जाता है, पर PbR3 एंड Pi3 आर प्रिपेयर्ड इन situ, ये दोनों आपको मिलेंगे नहीं। तो अगर आप में से कोई बच्चा जिद कर रहा है कि सर मेरे को यहाँ पे PbR3 चाहिए, मेरे को यहाँ पे PbR5 चाहिए, तो फिर वही पुराना वाला ढकोसला करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक रेड फॉस्फोरस प्लस सोडियम आयोडाइड, आई गेस, नहीं, प्योर लेना रहेगा। सो रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, इससे मिलेगा आपको PbR3 और इससे मिलेगा आपको Pi3। और ये दोनों रिएक्शन आपको इन सिटू करने होंगे, वही जो पुराना ढकोसला पड़ा है ना आपको, कि उसी टेस्ट ट्यूब में करो जिस टेस्ट ट्यूब में उसको यूज करने वाले हो, अलग से बना के नहीं रख सकते। वाई, बिकॉज दे आर वेरी अनस्टेबल।
इसमें से एक और अच्छी बात बता दो, नोट, Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। तुमने नोटिस किया कि मैंने सिर्फ 3 की बात की, 5 की बात ही नहीं की। फॉस्फोरस अलाइड में 3 और 5 दोनों पढ़ाया ना मैंने तुमको क्लोरीन में। पर जब मैं ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूं तो देखो मैंने खाली 3 वाले की बात की, 5 वाले की बात ही नहीं कर रहा। और इसके पीछे का रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है रीजन में? कि फॉस्फोरस बहुत छोटा होता है, एब्सेंस फॉस्फोरस बहुत छोटा है, और क्लोरीन भी बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए अगर एक फॉस्फोरस पे आप चाहो तो 3 क्लोरीन बिठा दो, आप चाहो तो 5 क्लोरीन बिठा दो, बैठ जाएंगे। क्लोरीन खुद भी छोटा है, बैठ गए कि नहीं? पर ब्रोमीन बड़ा होता है, तो ब्रोमीन अगर बिठाने जाओगे तो 3 तो जैसे तैसे बैठ जाएंगे। अच्छे से तो नहीं बैठेंगे क्योंकि उनमें रिपल्शन होगा, पर चलो बैठ तो जाएंगे। पर अगर 5 ब्रोमीन बिठाने जाओगे तो बैठेंगे। देखो 4 लिखा और जगह भर गई कि नहीं? 5वें के लिए जगह ही नहीं। और अगर आयोडीन बिठाने जाओगे तब तो भूल ही लो, क्योंकि आयोडीन तो और बड़ा होता है। तो 5 बैठेंगे ही। तो ये आप पहली बार देख रहे हो कि एटॉमिक साइज की वजह से ये प्रॉब्लम आ, ऐसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। आई बात समझ में? एटॉमिक साइज की वजह से आयोडीन का Pi5 एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अगर एटॉमिक साइज का प्रॉब्लम नहीं होता तो ये एग्जिस्ट कर जाता। समझ गए? किसके एटॉमिक साइज में प्रॉब्लम है? आयोडीन के, फास्फोरस की। क्यों? क्योंकि अब यही फास्फोरस को मैं बड़ा बनाऊंगा। अब देखो, यही फास्फोरस को मैं आयोडीन ब्रोमीन के टाइप पे भी ऐसा बड़ा बनाऊंगा। तो अब अगर 5 ब्रोमीन भी बिठाने हैं तो आराम से बैठ जाएंगे ना, क्योंकि फास्फोरस बड़ा है। बराबर है कि नहीं? अब अगर फास्फोरस इतना बड़ा होता तो 5 आयोडीन भी बैठ जाते। आया ना? तो अगर फास्फोरस खुद बड़ा होता तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर फास्फोरस बहुत छोटा होता। इसीलिए 3 ब्रोमीन तो जैसे तैसे बैठ जाएंगे, 5 ब्रोमीन तो बैठेंगे भी नहीं, और 5 आयोडीन की तो बात ही मत करो। आयोडीन तो ब्रोमीन से भी बड़ा होता है। ये सीक्वेंस है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितना नीचे जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना। तो आयोडीन तो बहुत बड़ा है साइज में, ब्रोमीन इतना सा है, क्लोरीन और छोटा है, फ्लोरीन तो और भी छोटा है। इमेजिन करना है तो आप ऐसे इमेजिन करो कि वो जो छोटे सा बॉल वो होता है ना, प्लास्टिक वाला टेबल टेनिस वाला बैट जो उससे खेलता है, छोटा वाला बॉल, उसको कुछ बोलते भी, पिंग बॉल शायद, पिंग बोलते, PING। मोस्टली रॉन्ग रहा तो उस पर हंसना नहीं। वो छोटे वाले बॉल पे अगर मक्खी बैठनी है, ठीक, तो अब छोटा बॉल है, कितनी बैठेगी? मान लो 10 बैठती है, बराबर। अब उस पर क्या 50 बिठा सकते हो? जगह ही कम है। फुटबॉल पे बैठनी है तो 50 पे 100 बिठा दो। तो यहाँ वो पिंग बॉल और फुटबॉल का कंपैरिजन कर लो। फॉस्फोरस किसके जैसा है? फुटबॉल जैसा। किसके जैसा है? पिंग बॉल के जैसा। समझा? छोटे वाले बॉल के जैसा। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल लाइन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। याद रहेगा? पक्का? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब लास्ट कौन सा बचा अल्कोहल में से? ये दोनों हो गए।
अब लास्ट बचा थायनाइल क्लोराइड, ये भी बहुत स्पेशल रिएक्शन है। बोर्ड में इस पे बहुत बार सवाल पूछा गया, एनईटी जेई वालों के लिए अब ये बहुत वीक क्वेश्चन है, तो एनईटी जेई में तो इतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी बहुत बार रिपीट हो चुका है, पर क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे विद थायनाइल क्लोराइड। अल्कोहल तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि मेन केमिकल तो वो है। अल्कोहल को रखा था हमने, फिर उसके साथ में एक बार एच एक्स ट्राई किया, एक बार PCl3 PCl5, अब थायनाइल क्लोराइड यूज करने जा रहे हैं। तो विद थायोनाइल क्लोराइड, फॉर्मूला SOCl2। इसके अंदर कोई और सब केस नहीं है उसका। ठीक है, सब केस नहीं है, मतलब जैसे PCl3 PCl5 में और भी था ना, PBr3 PBr5 था, इसमें और कोई एक ही रिएक्शन है बस। तो ये आप जल्दी से सीख जाओगे। ले लेते हैं अल्कोहल, साथ में ले लेते हैं SOCl2। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक्सचेंज तो हो गई। अब बस सवाल इतना है कि सर दोनों होंगे या एक होगा? एक ही होगा। तो अगर आप एक रिएक्ट एक्सचेंज करोगे, क्या बन जाएगा? RCl प्लस, अब ये जो एक ऑक्सीजन निकला है वो एक ऑक्सीजन ये SO को दे दो और ये एक H बचे हुए Cl को दे दो, तो क्या बनेगा? HCl प्लस SO2। अच्छी बात यह है कि ये दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। HCl भी गैसियस स्टेट में होता है, SO2 भी गैसियस स्टेट में होता है। दिस रिएक्शन इज बेस्ट मेथड of preparation of अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बनाने के जितने मैंने तुमको आज पढ़ा उसमें से सबसे बेस्ट ये। क्यों? सिंस बाय प्रोडक्ट्स formed are in gaseous state, क्योंकि इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। therefore therefore evolved off by themselves, तो वो खुद ही इवॉल्व हो जाते हैं। अब अगर वो ये दोनों खुद ही गायब हो गए तो सिर्फ बचेगा क्या? यही ना, मेन प्रोडक्ट तुमको इजीली मिल जाएगा। बाकी के हर रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से अलग भी तो करना पड़ता है, उसका भी तो खर्चा आएगा। इस रिएक्शन में तुमको बाय प्रोडक्ट का सेपरेशन नहीं करना पड़ता। देयरफॉर नो सेपरेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट इज नीडेड, जिसका कि बाकी के रिएक्शंस में खर्चा आता है। इस रिएक्शन में खर्चा आएगा क्या? इसीलिए ये बेस्ट मेथड माना जाता है। ये बात याद रखना। ये खुद भी एक क्वेश्चन है कि आपको 3-4 रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बेस्ट इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल वर्ड का मतलब होता है जिसमें कम खर्चे में बने। तो अगर किसी भी रिएक्शन में मैं बोल दूं कि ये इंडस्ट्रियली बेस्ट मेथड है, तो इंडस्ट्रियल वर्ड जैसे ही आए समझ जाना सर बोलना चाहते हैं कि इसे सस्ते में बनेगा। इंडस्ट्रियल वर्ड लगाकर हम लोग सिर्फ पैसे का सामने वाले को गेस दे रहे होते हैं। अगर मैं नॉर्मली तुमको ये सब रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, मैं इंडस्ट्रियल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसे ठीक ठाक पैसे में बनेगा। पर अचानक से कोई रिएक्शन पढ़ाते पढ़ाते मैं बोलूँ दिस इज इंडस्ट्रियली बेस्ट मेथड, तो समझ जाना कि मैं बोलना चाहता हूँ कि इस रिएक्शन से बनाओ, इसे सस्ते में बनेगा। तो इंडस्ट्रियल वर्ड का रिलेशन किससे है? सस्ते और महंगे होने से। ये वर्ड याद रखना। तो एग्जाम में कभी भी इंडस्ट्रियल वर्ड दिख जाए तो समझ जाना सस्ता वाला रिएक्शन ढूंढने बोल रहा है। समझ गए? तो अब यही रिएक्शन, अब मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने बेस्ट यूज किया है। एग्जाम में हो सकता है उसने इंडस्ट्रियल वर्ड यूज कर दिया, तो तुम सोचोगे अब ये तो सर ने नहीं पढ़ाया था, तो कौन सा इंडस्ट्रियल है कौन सा नहीं है। इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी दो तरह के मेथड होते हैं। केमिकल दो ही लेवल पे बनते हैं, एक लेबोरेटरी के लेवल पे और एक इंडस्ट्री के लेवल पे। लेबोरेटरी में हमारा इंटेंशन होता है प्योर केमिकल बनाना, भले ही महंगा बने चलेगा। तो अगर मैं कोई केमिकल लेबोरेटरी में बना रहा हूं, तो मैं पैसे की चिंता नहीं करूंगा, वहां मेरे को प्योरिटी की चिंता होगी। हो सकता है 10 रुपए की चीज मैं 1,000 में बनाऊं, चलेगा, गवर्नमेंट पैसा देगी, या जो भी मेरा लैब का ओनर है वो पैसा देगा, क्योंकि वहां उसको प्योर केमिकल चाहिए। बराबर। पर जैसे ही मैं इंडस्ट्री में जाऊँ तो वहां उनको उतनी प्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको बेचना है ना। तो बेचने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? सस्ता होना। तो इंडस्ट्री में अगर मैं कोई केमिकल बनाने, आप HCl में लैब में बनाऊं और HCl में इंडस्ट्री में बनाऊं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। इंडस्ट्री में बनाते टाइम में कोई ऐसा रिएक्शन ढूंढूंगा जिससे सस्ते में बनता हो, भले उतना ज्यादा प्योर ना हो, पर मेरे को चलेगा। पर लैब में बनाते टाइम में एक अलग रिएक्शन ढूंढूंगा जिससे कि भले ही महंगा बने पर प्योर बने।
तो सेम केमिकल अगर मैं तुमको HCl बनाने के लिए बोलूं, अगर आप में से कोई लैब में काम कर रहा है और आप में से कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, दोनों अलग अलग रिएक्शन यूज करेंगे, जबकि बना दोनों HCl ही रहे। लैब वाले को केमिकल इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि वो टेस्टिंग में यूज हो, किसी हो सकता है फार्मा कंपनी को यूज करना पड़े, किसी पर्सन पे एज अ ड्रग यूज हो वो, तो प्योरिटी इंपॉर्टेंट है ना। पर इंडस्ट्री में कोई चीज हो सकता है साबुन में जा रही है, शैम्पू में जा रही है, तो अपने देश में तो लोग खाने की चीजों में बिंदास जहर डाल देते हैं, तो शैम्पू और सोप का कौन सोचेगा। आपकी मैगी में लेड है, जो मैगी आप खाते हो उसमें लेड है। 5 साल पहले पूरा इंडिया नाच रहा था मैगी में लेड है, मैगी में लेड है, न्यूज चैनल पे खूब नाचे थे। तो अभी क्या, अभी मैगी मैगी में क्या पुदीना आ गया, अभी मैगी में धनिया है, बराबर। अच्छा, बादाम और काजू है, अभी अभी भी लेड है। मैगी के नेस्ले की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आया तो अपने टीवी पे बोल दिया कि सो वॉट, इवन योर वाटर कंटेंट्स लेड। उसी पे सब चढ़ बैठे थे, क्या हमारे पानी में लेड है तो तेरे को क्या करने का, तू मैगी में मत डाल। टीवी पे ये डिबेट हो रही है कि हमारे पानी में भी लेड है। अभी आप पेट्रोल पंप जाओगे तो पेट्रोल पंप पे देखना दो तरह के पेट्रोल मिलते हैं। एक को ये लोग प्रीमियम बोलते हैं, उनको पूछना प्रीमियम मतलब क्या, बादाम का तेल डाले उसमें। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम पेट्रोल, मतलब वो, अच्छा ये जो नॉर्मल पेट्रोल है जमीन से आया है, प्रीमियम वाला आसमान से बारिश में गिरा। पूछा तो करो प्रीमियम मतलब क्या, तो ऐसा क्या डाल रहा है उसके अंदर, काजू बादाम डाल रहा है उसमें से, भजिया वजिया तल सकते हैं क्या अपन, नहीं ना। तो प्रीमियम का क्या मतलब है, वो ज्यादा प्योर है। और कुछ पेट्रोल पंप पे तो लिखा रहता है विथ लेड विदाउट लेड, ये अभी हटा दिया उन लोगों ने, पिछले 6-7 साल से मैंने देखा है। मैं पहले उल्लासनगर में पढ़ाने जाता था तो वहां के पेट्रोल पंप पे सीधा लिखा हुआ था विथ लेड विदाउट लेड। तो तुम्हारे पेट्रोल में भी लेड है। तो जो लोग हवा में लेड डाल रहे हैं, पानी में लेड डाल रहे हैं, उनको साबुन और शैम्पू से क्या लेना देना है। तो उसमें तो बिंदास डाल दो। हवा में लेड है, जितना पेट्रोल जल रहा है पूरा हवा। और इसका प्रूफ किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाओ, उससे सिर्फ पूछो कि महंगे वाले और सस्ते वाले पेट्रोल में फर्क क्या है। लोगों को लगता है ये अच्छा पेट्रोल है प्रीमियम वाला, अच्छा मतलब क्या, पेट्रोल ही है ना। तो अच्छे पेट्रोल में क्या भजिया तो लोग, पेट्रोल ही है ना वो, तो उसमें अच्छा कैसे हो सकता है, उसको ज्यादा रिफाइंड किया गया, उसमें कचरा कम। और जो सस्ता वाला आप डालते हो 106 वाला, उसमें लेड वेड थोड़ा बहुत रहने देती है सरकार, सरकार को थोड़ा तो रहना चाहिए ना, मतलब पब्लिक को एकदम से साफ हवा मिल जाएगी तो फिर कैसे पब्लिक सांस लेना ही बंद कर दे, तो कि नहीं नहीं ऐसा कैसा, आपको गंदा वाला हवा चाहिए, आप ऐसे कैसे साफ हवा दे रहे हो। दिल्ली का देखा है ना, पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है। दिल्ली में 24 साल के लड़के का फेफड़ा 40 साल के आदमी के जितना बीमार हो चुका है, इतनी पोल्यूटेड एयर है दिल्ली। कहाँ से आ रहा है, हर साल झगड़ा होता है, हर साल। अब इधर थोड़े दिन में चालू हो जाएगा, ठंडी आ गई ना, अब थोड़े दिन में देखा टीवी पे वापस से तुम दिल्ली के बारे में सुनोगे, 5-10 दिन में दिल्ली की न्यूज चालू हो जाएगी। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा, दिल्ली में कोहरा, दिल्ली में स्कूल बंद। लोगों ने घरों में एयर प्योरीफायर लगाए, एयर। अब तो सोच के देखो, एयर प्योरीफायर, तुम्हारे पास और कौन सी लिबर्टी है पानी और हवा के अलावा, बाकी सारी चीजें तो तुमको खरीदनी है। दी ओनली लिबर्टी यू हैव इज एयर एंड वाटर। उसके लिए भी तुम मशीन खरीद रहे हो, पानी के लिए पानी प्यूरिफायर, हवा के लिए एयर प्यूरिफायर। व्हाट एल्स यू वांट। तो ऐसे देश में तुमको लगता है साबुन और तेल को लेके कोई सीरियस होगा। एक चमेली का तेल आता है, अभी जाके देखना, हंस हंस के पागल हो जाओगे। डाबर ही बेचता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डाबर का चमेली का तेल कहीं पे भी जाके पूछो, उसमें से पीछे जाके चमेली के तेल का कंटेंट देखो, गिर जाओगे। 5 से 10% चमेली का तेल है, 90% मिनरल ऑयल। किसी भी चीज का नाम परसेंटेज पे रखा जाता है। जी, अगर मैंने एक्स और वाई को मिलाया तो उसको मैं किस नाम से बेचूं, जिसका परसेंटेज ज्यादा है उस नाम से बेचूंगा। अगर एक्स 10% और वाई 90% है तो मैं बोलूंगा मैं वाई बेचा। कम वाले परसेंटेज का हम लोग नाम नहीं लगाते, बराबर। और अगर एक्स 90% है तो वाई के नाम से कैसे बेच सकते, एक्स 90% है उसके अंदर, तो नाम तो एक्स का लगना चाहिए ना, आप उसको मिनरल ऑयल बोलो ना, कि मैं मिनरल ऑयल दे रहा हूँ जिसमें 10% चमेली का ऑयल। वो लोग उल्टा बोल रहे हैं कि हम चमेली का तेल दे रहे हैं जिसमें 90% मिनरल ऑयल। अब हर किसी को तो समझता नहीं कि मिनरल ऑयल है, लोग लगा मिनरल ऑयल कैंसरस होता है। अब कुछ लोग लेके मस्त लगा रहे हैं, उनको नहीं पता कि उसमें मिनरल ऑयल भी 90%। अभी जाके देखो ना, हंस हंस के पागल हो जाओ। तो अगर आप प्योर ऑयल खरीदने जाओगे, कोकोनट ऑयल देखा है, पैराशूट सबके घर में होगा, वो एडिबल ऑयल है। आज जाके देखना उसके ऊपर एडिबल ऑयल लिखा हो, 100% प्योर कोकोनट ऑयल। एक्चुअल में वो खाने का तेल, लोग बाल में लगा रहे हैं। नहीं उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि वो कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आता है, ऐसा क्यों किया गया पता है। ठीक है, अगर वो एडिबल नहीं लिखेंगे तो वो कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में चला जाएगा, कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में चल गया तो उस पर ज्यादा जीएसटी लगेगा, तो वो महंगा हो जाएगा, तो तुम नहीं खरीदो। हाँ,
लिखा है ना उस पर 100% प्योर, डायरेक्ट लिखा है, फ्रंट पे लिखा है। तो अब वो एडिबल की कैटेगरी में आ गया है ना, तो एडिबल वाले पे जीएसटी कम लगता है। तो पैराशूट कंपनी इतनी चालाक है कि उसने अपना तेल 100% प्योर के नाम से बेचा है ताकि उस पर जीएसटी कम लगे तो वापस सस्ते में मिले। आज जाके पैराशूट का भी देख, आमंड ऑयल का बॉटल देखो, अरे गिर जाओ। बादाम के तेल का बॉटल देखो, 70% मिनरल ऑयल, 80% मिनरल ऑयल। अब जिसको नहीं पता है, बादाम सुन के हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं किसी ऐसी चीज में यूज कर ले जो खाने के काम में भी आती है। जैसे कुछ लोग लिपस्टिक वगैरह बनाते हैं, उसमें डाल दिया किसी ने, तो वो तो ये सोचेगा ना वो आमंड ऑयल डाल रहा है। पीछे कंटेंट पढ़ो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। सब चीजों में आपको यही मिलेगा। डालडा का नाम रख दिया गया है तो वेजिटेबल घी। जिस देश को उल्लू बनाना इतना आसान है, वेजिटेबल घी, पूरा देश जानता है घी दूध से बनता है, डालडा दूध से बनता है, तो घी कैसे हुआ? तो फिर ठीक है, मैं भी बोलूंगा कि वो सनफ्लावर घी। मैं सनफ्लावर ऑयल क्यों बोलूं? फिर तो सबको घी बुलाओ फिर। जब ऐसे ही बोल रहा है तो मैं भी कुछ भी बोलूंगा। जो जितने भी तेल आते हैं, पामोलिन घी, पामोलिन ऑयल ऑयल क्यों बोलूंगा? मैं भी घी बोलूंगा फिर। जब बोल ही सकते हो तो सब बोलेंगे। किसी भी तेल को हम घी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तेल किसी न किसी वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट होता है, और घी दूध से बनता है। तो दूध से बनने वाला ही घी हो सकता है ना, वेजिटेबल से आने वाला भी घी हो गया। तो फिर कल को लोग वो भांग पानी में उबाल के पियेंगे, बोलेंगे भांग चाय। आधे लोग अफीम उबाल रहे रहेंगे, अफीम चाय। कैसे हराओगे उनको? बोलेंगे देखो तुम लोग चाय पत्ती उबालते हो, तो चाय पत्ती की चाय। मैंने अफीम उबाल दिया, अफीम की चाय। वो भी तो सेम लॉजिक लगा रहे हैं। अगर ऐसे नाम बनाना अलाउ कर दोगे तो सोचो कितना मजाक बनेगा। जिस चीज के सोर्स पे नाम रखा गया उसको आप ऐसे कैसे ले सकते हो? घी दूध से बनना चाहिए, पर हमारे यहाँ तेल से भी घी बनता है। तो इसीलिए हमारी कंट्री इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती चीजों को, चलता है, अरे क्या मर जाओगे, इससे ज्यादा क्या हो, तो नॉर्मल है, समझ जाने का। ज्यादा सीरियस मत लो अपने आप को, ठीक है? तो अब समझा ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है जानना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इकलौती केमिस्ट्री जो आपको आपके घर के हर केमिकल के बारे में समझाए। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे जाएगा मैं तुमको इतने केमिकल्स के बारे में बताने वाला हूँ, आप खुश भी हो जाओगे, दुखी भी हो जाओगे, क्योंकि पहले नहीं पता था तो सुखी थे, आराम से ठूस रहे थे। अब आज से तुम्हारी जिंदगी में आग भी तो लगेगी। पिछली बार बताया था ना कि टूथपेस्ट में तुम्हारे शैम्पू है, अब शैम्पू से तुम दांत घसते बैठे हो तुम लोग। तो ऐसी अभी बहुत सारी बातें जानना बाकी है। जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोग्रेस करेगा देखो तुमको बहुत मजा आएगा। अरे मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ मतलब झूठ थोड़ी बोलूंगा। मैंने भी तो सब चेक करके रखा होगा। चलो तो ये पूरे आज के आज खत्म हो गए, तीनों के तीनों। SOCl2 ये वो। इंडस्ट्रियल वर्ड का क्या मतलब है, लेबोरेटरी वर्ड का क्या मतलब है, सब समझ गए। लेबोरेटरी में बोला मतलब प्योर वाला, इंडस्ट्रियल में बोला मतलब सस्ता वाला, भले थोड़ा बहुत प्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, चलेगा। चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी का अगली बार। ठीक है, बाय।